किसे मिलता है हथियार का लाइसेंस, जानिए क्या है शस्त्र लाइसेंस के नियम और आवेदन का तरीका। पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों और सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े लोगों के पास ही हथियार होते हैं, लेकिन क्या आम नागरिक के पास भी अपने पास हथियार रखने का अधिकार है? इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप से आपको पूछना होगा कि क्या आपको इसकी जरूरत है। क्या आप किसी शख्स से किसी और वजह से खुद की या फैमिली की जान को लेकर कोई खतरा महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो फिर आपके पास पुलिस से अपनी सुरक्षा निश्चित करने की मांग के अलावा विकल्प आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का भी है। सत्य आपको ऐसा हथियार रखने की इजाजत डीएम या पुलिस कमिश्नर आपको दे दे। अब सवाल उठता है कि डीएम या पुलिस कमिश्नर से ऐसी इजाजत यानी हथियार पाने का लाइसेंस पाने की प्रक्रिया क्या है, इसके नियम क्या है, जानिए विस्तार से। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं। हमारा कानून भारत के हर नागरिक को आत्मरक्षा के लिए हथियार के लिए लाइसेंस पाने का अधिकार देता है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि अधिकार कुछ शर्तों के तहत है। राज्य के गृह मंत्रालय जिले के डीएम या पुलिस कमिश्नर के लाइसेंस देने सख्ती से निहित है। जानते हैं कि किन हालात में लाइसेंस पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आत्मरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस का आवेदन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लाइसेंस पाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने हथियार से दूसरों पर हमला कर दें, दूसरों को धमकाने या सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन शुरू कर दें। हथियार के लाइसेंस के लिए डीएम या कमिश्नर ऑफिस से निर्धारित फॉर्मेट का आवेदन करना पड़ता है। जाँच में यदि आवेदन को सही पाया गया तो आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। आवेदन के साथ लगने वाली जरूरी दस्तावेज, आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, इसके बाद ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एड्रेस प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, संपत्ति की जानकारी, मेडिकल सर्टिफिकेट, लोन या उधार ले रखा है तो उस बारे में जानकारी, नौकरी या बिजनेस की जानकारी, निशानेबाजी जैसे खेलों में शामिल खिलाड़ियों को अपने आवेदन के लिए खेल के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। सुरक्षा बल से नेतृत्व लोगों को अपने संस्था कौन सा हथियार चाहिए, आवेदन के साथ आपको बताना होगा कि कौन सा हथियार खरीदना चाहते हैं, जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल या बंदूक। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि कुछ बड़े और अत्याधुनिक स्वचालित हथियार आपको नहीं दिए जा सकते हैं। यानी यदि आप मशीन गन के लिए अप्लाई कर देते हो तो वो आपको नहीं मिल सकती है। हथियारों के दो प्रकार होते हैं, नॉन प्राइवेटेड बोर और प्राइवेटेड बोर। नॉन प्राइवेटेड बोर में 22 बोर की रिवॉल्वर, 315 बोर की राइफल और 45 बोर की पिस्तौल जैसे हथियार आते हैं। आपको इन सबके लाइसेंस मिल सकते हैं, जबकि प्राइवेटेड बोर में 303 राइफल, 9mm पिस्टल, मशीन गन और AK-47 जैसे फुल ऑटोमेटिक हथियार दिए जा सकते हैं। ऐसे हथियारों के लाइसेंस सामान्य लोगों को नहीं मिल सकते हैं, ये सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों के पास ही होते हैं। लाइसेंस पाने की क्या प्रक्रिया होती है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डीएम या कमिश्नर ऑफिस से आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ ही हथियार की जरूरत यानी वजह बतानी होती है। दूसरे पॉइंट पर आता है, इसके बाद आपका आवेदन पुलिस जाँच के लिए एसपी के ऑफिस भेजा जाता है, वहाँ से यह क्षेत्रीय थाने में पहुँचाया जाता है। तीसरे नंबर में थाने से आवेदन का सत्यापन किया जाता है, इसमें उसके अस्थायी पते, पृष्ठभूमि, कामकाज और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को पता लग जाती है। सत्यापन के बाद आवेदन को जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाता है, वहाँ आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाया जाता है। थाने में आई रिपोर्ट को दोबारा चेक किया जाता है, इसके बाद आवेदन रिपोर्ट के साथ वापस एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। पांचवें नंबर पर कुछ आवश्यक कागजी और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एसपी ऑफिस के आवेदन डीएम या पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिया जाता है। इसके साथ ही आवेदक के बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी जाँच करती है। सातवें नंबर पर पुलिस और LIU से मिली रिपोर्ट के आधार पर डीएम यह तय करते हैं कि आवेदन को हथियार लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह काफी कुछ डीएम के स्वविवेक पर भी निर्भर करता है, यानी हो सकता है कि पुलिस और LIU की रिपोर्ट पे सब कुछ सही होने के बाद भी लाइसेंस आपको ना मिले। यदि आपको लाइसेंस मिल सकता है तो आप उस लाइसेंस से क्या करने के लिए एबल हो जाते हैं, आइए इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। लाइसेंस मिल जाने के बाद सरकार की ओर से आधिकारिक दुकान से आप हथियार खरीद सकते हैं। लाइसेंस में हथियार के आकार, प्रकार आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हथियार खरीदने के बाद इसे प्रशासक के पास ले जाना होता है, वहाँ पर लाइसेंस और खरीदे गए हथियार के विवरण के साथ मिलाकर उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ ही संबंधित थाने के रजिस्टर में भी यह जानकारी दर्ज कराई जाती है। इतना सब करने के बाद आप हथियार अपने साथ घर ले जा सकते हैं, एक बार में खरीद सकते हैं इतनी गोलियां। हथियार के लाइसेंस के आवेदन के साथ ही गोलियों के लिए भी आवेदन करना होता है। हथियार के लाइसेंस के साथ गोलियों की खरीदने की भी इजाजत मिल जाती है। फिलहाल केंद्र सरकार ने एक साल में 200 गोलियों का कोटा निर्धारित किया है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसे कम और ज्यादा कर सकती हैं। एक लाइसेंस पर एक व्यक्ति को अधिकतम 100 गोलियां मिल सकती हैं। गोलियां खत्म हो जाने पर नई गोलियां लेते वक्त पुराने गोलियों की सारी पूरी जानकारी देनी होती है, यानी आपने गोलियां कहाँ चलाई ये बताना होगा। आवेदन से लेकर लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया तक कितना समय लगेगा ये निर्धारित नहीं है। वास्तव में यह प्रक्रिया काफी जटिल है, इसमें 1 महीने से लेकर 1 साल और कभी कभी तो इससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। लाइसेंस की वैधता, तो चलिए जानते हैं कि लाइसेंस की वैधता कितने साल के लिए होती है। दरअसल लाइसेंस की वैधता 5 साल होती है, इसके बाद इसका रिन्यूअल कराना होता है। रिन्यूअल के दौरान भी लाइसेंस धारक की पूरी जाँच पड़ताल होती है। अधिकतम 2 हथियार, नियम के मुताबिक एक व्यक्ति को अधिकतम 2 हथियार के लिए लाइसेंस मिल सकता है। कहाँ नहीं ले जा सकते हैं हथियार, आमतौर पर लाइसेंस जिला स्तर के होते हैं, यानी दूसरे जिले या राज्य नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए अलग
अलग से आवेदन करना होता है। इसके लिए भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। डीएम की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय लाइसेंस को अन्य जिले और राज्य के लिए विस्तारित कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल आर्म्स लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ सांसद, केंद्रीय मंत्री, सेना के नेतृत्व अधिकारियों और खिलाड़ियों को ही दिए जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनी के अधिकारियों और व्यापारिकों को भी जरूरत दिखाने पर ये लाइसेंस मिल सकते हैं। लाइसेंस फीस हथियार और राज्य के हिसाब से तय होती है। राज्य अपने अनुसार फीस का निर्धारण करते हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। इन आधार पर रद्द हो सकता है लाइसेंस। फायरिंग यानी किसी शादी, विवाह, पार्टी या उत्सव के समय खुशी जताने में इसका इस्तेमाल, दिखावा या रुतबा साबित करने के लिए इस्तेमाल, किसी के डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल। अपना हथियार या लाइसेंस किसी और को बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा चुनाव यदि विशेष अवसरों पर प्रशासन के आवेदन पर हथियार को थाने, पुलिस लाइन के गन स्टोर में जमा करना होता है। उपरोक्त में किसी नियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यही नहीं, लाइसेंस धारक को सजा भी हो सकती है। यदि लाइसेंस और हथियार लेने वाले का निधन हो जाता है तो उसके निकट संबंधी को हथियार तत्काल जमा कर देना होता है। यदि उसे यह हथियार अपने नाम वरासत कराना है, उपरोक्त प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो दोस्तों, हथियार के लाइसेंस के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।